वेलकम बैक बच्चों, दिस इज प्रतिभा सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर। सो वी वर स्टडिंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और उसके अंदर आज हम आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कैसे होता है वो हम देखेंगे और साथ ही साथ डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, पूरा प्रोसेस जो होता है डबल फर्टिलाइजेशन का वो कैसे होता है वो आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस से। आउट ब्रीडिंग डिवाइस का क्या मतलब है? देखो, जब भी हम चाहते हैं कि हमारा प्लांट बिल्कुल हेल्दी हो और उसके अंदर अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हो तो हम चाहेंगे, प्रिफर करेंगे कि क्रॉस पोलिनेशन हो प्लांट के अंदर। और आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो क्रॉस पोलिनेशन को फेवर करते हैं और सेल्फ पोलिनेशन को होने से रोकते हैं। तो इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या क्या हैं, कैसे हम सेल्फ पोलिनेशन को रोक सकते हैं और क्रॉस पोलिनेशन को और बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ मैकेनिज्म दैट प्लांट्स यूज टू अवॉइड सेल्फ पोलिनेशन एंड टू एनकरेज क्रॉस पोलिनेशन रिफर्स टू आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। मतलब वो सारे मैकेनिज्म जो कि क्रॉस पोलिनेशन तो करवाएंगे, ठीक है, एनकरेज करेंगे क्रॉस पोलिनेशन को, बट अवॉइड करवाएंगे सेल्फ पोलिनेशन को प्लांट के अंदर। Most of the plants produce hermaphrodite flowers. That means pollen grains are easily come in contact with stigma of same flowers. अगर obviously flower हमारा bisexual है तो फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम फ्लावर के ऊपर प्रेजेंट है तो इजीली जो हमारा पोलन है वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, और ये हो गया सेल्फ पोलिनेशन। लेकिन क्या होगा अगर हम कंटिन्यूस ऐसा ही करते रहे ना, कंटिन्यूस सेल्फ पोलिनेशन होता रहा ना, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। इनब्रीडिंग डिप्रेशन ये टर्म क्या है, इसको ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन कैसे होगा, यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर बहुत लंबे टाइम तक, बहुत जनरेशन तक हम अगर प्लांट की क्रॉस फर्टिलाइजेशन ना करवा के, क्रॉस पोलिनेशन ना करवा के, अगर हम सेल्फ पोलिनेशन करवाते रहेंगे लाइक 4 to 5 जनरेशन तक, तो एक टाइम आएगा जहाँ पर कि प्लांट मर जाएगा, उसकी फर्टिलिटी लूज हो जाएगी और उसी को हम बोल रहे हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ओके, गॉट इट। देखो, देर आर नो जेनेटिक वेरिएशंस इन सेल्फ पोलिनेटिंग प्लांट्स बिकॉज द सेम जीन्स ऑफ मेल्स एज फीमेल्स एग्जिस्ट। वेरिएशंस का मतलब आप समझते हैं, जेनेटिक्स में क्या होता है, वेरिएशंस का मतलब अलग अलग कैरेक्टर्स, गुड क्वालिटी के कैरेक्टर्स का प्रेजेंट होना। ठीक है, लेकिन अगर हम सेम प्लांट, मान लो सेम प्लांट है तो उसके अंदर जो फीमेल जो स्टिग्मा जो हमारा पिस्टिल है और जो हमारा स्टेमन है वो सेम ही तो प्लांट के ऊपर प्रेजेंट है, सेम ही तो प्लांट का पार्ट है, तो उनके अंदर सेम जीन कंटेंट होगा जो भी होगा, तो वेरिएशंस कहाँ से आएंगे? ठीक है, बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ सेम प्लांट, सेम ही प्लांट पे प्रेजेंट है तो उनके जीन्स सेम होंगे, तो वेरिएशंस नहीं आएंगे। और हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशंस हो, इसीलिए हम चाहते हैं कि क्रॉस पोलिनेशन हो प्लांट के अंदर बजाय कि सेल्फ पोलिनेशन के। The decrease of fitness and population's ability to survive and reproduce is referred to as inbreeding depression. मतलब अब हमारी जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में जो पॉपुलेशन आएगी, वी आर कॉन्टिन्यूसली डूइंग इनब्रीडिंग, तो उसकी वजह से जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन्स आएंगी वो बिल्कुल अपनी फर्टिलिटी लूज कर चुकी होंगी, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी और सर्वाइवल रेट भी उनका बहुत कम हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट मर ही जाएंगी जितनी भी आगे हम इनब्रीडिंग के थ्रू पॉपुलेशन लेकर आएंगे प्लांट की। So, production of plant population by self-pollination shows severe inbreeding depression and have lethal effect. Lethal effect का मतलब यही है कि वो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा हमारा, ठीक है, और वो मर जाएगा। Maintaining breeding line after 3 to 4 generation is very tough, as after this long the plant lose its fertility. हमने 1-2 जनरेशन तक पौधे को चलाया, प्लांट को चलाया, ठीक है, वो चला भी, हमें उस टाइम तक नहीं पता चल रहा कि इसके अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं जो कि लीथल हो सकते हैं, बट हम 4 से 5 हार्डली 3 to 4 जनरेशन तक हम लेकर जाएंगे प्लांट को, इनब्रीड करवाते जाएंगे, तो हमें देखने को मिलेगा कि उससे ज़्यादा हद मार के और इनब्रीडिंग नहीं हो सकती, क्योंकि वहीं तक आते आते हमारा प्लांट अपनी एबिलिटी टू सर्वाइव एंड टू सस्टेन द एनवायरमेंटल चेंजेस वो लूज कर चुका होता है, फर्टिलिटी लूज कर चुका होता है और वो मर जाता है। यहाँ पर देखो, ये हमारा प्लांट था, इसमें हमने इनब्रीडिंग करवाई, ठीक है, ठीक है, ये देखो 3 to 4 जनरेशन्स के बाद ये प्लांट सर्वाइव करने लायक नहीं बचा एनवायरनमेंट के अंदर एंड लूज ऑफ फर्टिलिटी एंड प्लांट डेथ, ये देखने को हमें मिला यहाँ पर। तो ये था इनब्रीडिंग डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। इसको प्लीज़ ध्यान से समझना, सुनना मैं जो बोल रही हूँ, एंड आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अब एकदम क्लियर हो गया होगा।
ऑल राइट, तो अब आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की हम बात कर रहे हैं, हमें इनब्रीडिंग को रोकना है, सेल्फ पोलिनेशन ना हो पाए वो तरीके हमें देखने हैं कौन कौन से हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस पोलिनेशन हो पाए वो तरीके हमें देखने हैं। ऑल राइट, तो पहला कौन सा तरीका है? पहला तरीका है अनसिंक्रोनाइज्ड पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। अगर ऐसा हो जाए कि पोलन रिलीज जो पोलन जो एंथर है हमारे वो एंथर पोलन रिलीज अलग टाइम पे कर रहा है और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी अलग टाइम पे हो रही है। मतलब मान लो एंथर से हमारा पोलन रिलीज हो चुका, स्टिग्मा के ऊपर आकर लैंड कर चुका है, बट हमारा स्टिग्मा अभी तक रिसेप्टिव ही नहीं है, वो उसके साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन ही नहीं हो पाएगा, तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो पाएगा। तो ये हो गया अनसिंक्रोनाइज्ड पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। ये वाइस वर्सा हो सकता है, ठीक है। पोजीशन डिफरेंस का क्या मतलब है? एंथर एंड स्टिग्मा प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस सो दैट पोलन कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। अगर पोजीशंस अलग अलग हो गई, मान लो जो हमारा स्टेमन है वो थोड़ा सा टिल्टेड है या थोड़ा अबव है, मतलब ऐसी पोजीशन है कि वो स्टिग्मा के इजीली कांटेक्ट में नहीं आएगा। पोलन अगर एंथर से रिलीज हुआ तो वो स्टिग्मा के इजीली कांटेक्ट में नहीं आएगा बिकॉज ऑफ पोजिशनल डिफरेंसेस। पोजीशन अलग अलग हैं और ऐसी हैं कि बहुत हार्डली चांसेस हैं कि हमारा पोलन स्टिग्मा के कांटेक्ट में आए। तो कांटेक्ट में नहीं आएगा तो ऑब्वियसली फिर पोलन ट्यूब फॉर्मेशन नहीं होगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये भी एक तरीका हो सकता है पोजीशन डिफरेंसेस का, ठीक है। और ये जो दोनों हमने बात करी, ये फर्स्ट एंड सेकंड जो पॉइंट थे, बोथ दीज डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगैमी। यहाँ पर देखो ऑटोगैमी तो प्रिवेंट होगी ना, अगर पोजीशन डिफरेंस है तो मान लो लेट मी एक्सप्लेन। अगर हम ये लेते हैं कि ये हमारा फ्लावर है, ठीक है, ये हमारा पिस्टिल है, दिस इज स्टिग्मा एंड दीज आर स्टेमन और ये एंथर है। तो अगर हम मान लेते हैं पहला वाला, ये हम समझने की कोशिश करते हैं पॉइंट, ऑलराइट, अनसिंक्रोनाइज्ड पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। तो ये सेम ही तो प्लांट की हम बात कर रहे हैं ना, लेकिन अगर मान लो दूसरे प्लांट से, मान लो यहाँ इस एंथर ने अभी तक रिलीज नहीं किया है पोलन ग्रेन, ठीक है, ये जो सेम प्लांट का जो ये सेम फ्लावर के अंदर जो ये एंथर प्रेजेंट है, यहाँ से पोलन रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन हमारा स्टिग्मा रिसेप्टिव है, स्टिग्मा रिसेप्टिव है, पोलन रिलीज नहीं हुआ है एंथर से। बट ये तो हो सकता है ना कि दूसरे फ्लावर से, दूसरे एंथर से हमारा पोलन आ जाए और स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाए तो पोलिनेशन होगा, क्योंकि हमारा स्टिग्मा तो रिसेप्टिव है, ठीक है। अभी एंथर ही तो हमारा बर्स्ट आउट करके पोलन रिलीज नहीं कर रहा है, बट हमारा स्टिग्मा तो रिसेप्टिव है। कहीं और से अगर पोलन आएगा तो स्टिग्मा के ऊपर वो जर्मिनेट कर जाएगा, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये तो सिर्फ ऑटोगैमी प्रिवेंट कर रहा है। हमारा पहला जो पॉइंट हम अगर समझने की कोशिश करें तो अनसिंक्रोनाइज्ड पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, ये सिर्फ ऑटोगैमी को प्रिवेंट करेगा, मतलब सेम प्लांट के अंदर जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस है ना उसको कम कर रहा है। बट ये स्टिग्मा दूसरे प्लांट से तो एंथर जो पोलन है आएगा उसको रिसीव कर लेगा बिकॉज इट इज रिसेप्टिव, ठीक है। तो ये चीज़ है, ऑल राइट। तो सेम हम अगर हम दूसरे प्लांट के फ्लावर की बात करें तो यहाँ से मान लो हमारा स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं है, बट ये एंथर बर्स्ट आउट करके पोलन रिलीज कर रहा है, तो दूसरा फ्लावर जिसका स्टिग्मा रिसेप्टिव है वो तो इसको रिसीव कर लेगा। तो मतलब यहाँ पे सिर्फ ऑटोगैमी प्रिवेंट हो रही है, यहाँ पर गाइटिनोगैमी प्रिवेंट नहीं हो रही है, यहाँ पर हमारा हमारा यहाँ पे जीनोगैमी प्रिवेंट नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ हमारी ऑटोगैमी प्रिवेंट हो रही है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल राइट, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये जो दोनों पॉइंट्स थे, पोजीशन डिफरेंस भी भाई सेम फ्लावर की हम बात कर रहे हैं, पोजीशन डिफरेंस है आपका स्टेमन में और आपके पिस्टिल के पोजीशन के अंदर, बट दूसरे फ्लावर से तो आगे स्टिग्मा के ऊपर हमारा पोलन लैंड करके फर्टिलाइजेशन करवा सकता है, ये तो पॉसिबिलिटी है। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इनसे हमें यही पता चल रहा है कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ ऑटोगैमी को प्रिवेंट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑटोगैमी को प्रिवेंट करेंगे। लेट्स मूव टू आवर थर्ड पॉइंट, दैट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, what does this mean now? Look, देखो सेल्फ इनकम्पैटिबल होना की मतलब पोलन जो है आएगा स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा एंड स्टिग्मा उसको नहीं रिसीव करेगा। दिस जेनेटिक मैकेनिज्म प्रिवेंट्स सेल्फ पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर और द अदर फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट फ्रॉम fertilizing the ovules by inhibiting pollen germination और pollen tube growth in the pistil। मतलब कि ना तो इसमें गाइटिनोगैमी होगी और ना ही ऑटोगैमी होगी,
क्योंकि हमारा जो स्टिग्मा है वो रिसीव ही नहीं कर रहा है, पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन होने ही नहीं दे रहा है। दिस इज कॉल्ड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, खुद के ही एंथर से रिलीज हुआ पोलन उसी को ही नहीं पहचान रहा है, उसी को ही नहीं पोलन ट्यूब जर्मिनेट करने दे रहा है। इसका मतलब सेल्फ को, पोलन को ही नहीं वो रिकॉग्नाइज कर पा रहा है, तो इसको बोल रहे हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर होने का क्या फायदा है, कैसे ये एक आउटब्रीडिंग डिवाइस के जैसे काम कर रहा है हमारे लिए। देखो, पहला पॉइंट इसमें हम देखते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ ऑटोगैमी। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो ऑटोगैमी कैसे प्रिवेंट हो सकती है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। मान लेते हैं ये एक फ्लावर है, ठीक है, सेम प्लांट के ऊपर ये दूसरा फ्लावर है, ठीक है, ये यूनिसेक्सुअल है। इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट के ऊपर दोनों फ्लावर्स प्रेजेंट हैं, बट ये मान लेते हैं हमारा दिस इज फीमेल फ्लावर और ये मान लेते हैं हमारा मेल फ्लावर। इसके अंदर स्टेमन प्रेजेंट होंगे, इसके अंदर हमारा पिस्टल प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑटोगैमी तो प्रिवेंट हो जाएगी क्योंकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। सेम जो फ्लावर से हमारा पोलन रिलीज होके सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाकर नहीं वो पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन कर सकता। फ्लावर तो दो अलग अलग ही है ना, ये सेम प्लांट के ऊपर प्रेजेंट है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बट फ्लावर दोनों अलग अलग हैं। यहाँ से हमारे पोलन रिलीज होंगे और जाकर हमारे स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेंगे। सो दीज आर टू डिफरेंट फ्लावर्स, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। यहाँ पर ऑटोगैमी प्रिवेंट हो रही है, बट देखो यहाँ पर गाइटिनोगैमी तो हो रही है ना, गाइटिनोगैमी यहाँ पर होगी, बट यहाँ पर सिर्फ ऑटोगैमी का प्रिवेंशन हो रहा है। सो इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर सेम प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, तो ऑटोगैमी वो नहीं हो पाएगी, लेकिन गाइटिनोगैमी होगी। इसका एग्जांपल है कैस्टर एंड मेज। अब दूसरा हम देखते हैं कि ऑटोगैमी और गाइटिनोगैमी दोनों कैसे प्रिवेंट हम कर सकते हैं। अगर मान लो एक प्लांट पूरा मेल प्लांट है, दूसरा प्लांट पूरा फीमेल प्लांट है, तो वहाँ पर ना तो ऑटोगैमी हो सकती है, ना वहाँ पर गाइटिनोगैमी हो सकती है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जीनोगैमी होगी कि एक प्लांट से एंथर हमारा बर्स्ट आउट करके पोलन रिलीज करेगा और दूसरे प्लांट के स्टिग्मा उसको रिसीव करेगा। तो ये तो जीनोगैमी हो गई, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। आई होप ऑल दैट इज क्लियर टू यू ऑल। तो यहाँ पर गाइटिनोगैमी एंड ऑटोगैमी दोनों का प्रिवेंशन होगा। मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स, दैट इज ईच प्लांट इज इधर मेल और फीमेल। इसको हम बोलेंगे डायोशियस कंडीशन। ऑल राइट, तो ये था हमारे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, 4 तरीके के हमने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़े एंड आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो हम देखते हैं, दैट इज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन का मतलब है जब हमारा पोलन ग्रेन आके स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट करेगा, उस टाइम से लेके उस टाइम तक सारे इवेंट्स जब हमारा पोलन ट्यूब जर्मिनेट करके ओव्यूल के अंदर जो है पहुंच जाएगी, तो ये सारे इवेंट्स को हम बोलेंगे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ऑल द इवेंट्स फ्रॉम पोलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा अंटिल पोलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल। जब तक पोलन ट्यूब हमारी ओव्यूल के अंदर नहीं पहुंचती तब तक से लेके सारे जो इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, उन सबको हम बोल रहे हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ऑल राइट, अब हमारा मान लो पोलन आके लैंड करेगा स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, ये हमारा स्टिग्मा है और इसके ऊपर आके मान लेते हैं पोलन लैंड कर चुका है। ओके, पोलन एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, ज़रूरी नहीं है पोलन एक्सेप्ट ही हो जाए और पोलन ट्यूब जर्मिनेशन हो जाए, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाए, ज़रूरी नहीं है ऐसा बिल्कुल भी। तो पोलन रिजेक्ट भी हो सकता है हमारा, बिल्कुल हो सकता है रिजेक्ट। तो पोलन एक्सेप्टेड, ये कौन सी कंडीशन है जब पोलन हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा स्टिग्मा के द्वारा। सबसे पहले है कंपैटिबल पोलन होना चाहिए, बिल्कुल कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए स्टिग्मा की और पोलन की। दूसरा है पोलन ऑफ सेम स्पीसीज का होना चाहिए, अलग स्पीसीज का होगा तो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्टिग्मा हमारा उतना सेंसिटिव होता है, वो रिसीव करते टाइम जो इंटरेक्शन होता है उसके अंदर वो एनालाइज करके ये बिल्कुल देख लेता है कि भाई ये अलग स्पीसीज का है, तो वो उसको जर्मिनेट नहीं करने देगा स्टिग्मा। अगर पोलन रिजेक्ट हुआ तो क्या कंडीशंस है। पहली है सेल्फ इनकम्पैटिबल पोलन। अगर इनकम्पैटिबल है पोलन, नहीं हमारा स्टिग्मा उसको रिसीव कर रहा है, तो वो हो जाएगा एक पॉइंट हमारा जब पोलन हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा है पोलन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। अगर दूसरी स्पीसीज का पोलन है तो रिजेक्ट हो जाएगा। सो ये हमारी 2 कंडीशंस थी कि पोलन कब एक्सेप्ट हो रहा है और रिजेक्ट कब हो रहा है।
Acceptance or rejection of pollen grain is the result of a continuous dialogue between the pollen grain and the pistil mediated by chemical components of the pollen interacting with those pistil. तो जो ये पूरा एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का जो पूरा खेल है ये पोलन ग्रेन का कि भाई एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, इट्स अ रिजल्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस डायलॉग बिटवीन द पोलन ग्रेन एंड पिस्टिल मीडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स. केमिकल कंपोनेंट्स कुछ रिलीज होते हैं, दोनों पोलन और स्टिग्मा इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, डिसाइडिंग एक रोल होता है स्टिग्मा का कि वो उस पोलन का जर्मिनेशन करने देगा या नहीं देगा. सो दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस डायलॉग बिटवीन pollen grain and pistil. Alright, let's move forward and understand artificial hybridization. That is for crop improvement program. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइज करवाएंगे हम, मतलब कि अलग अलग स्पीसीज या जीनस के प्लांट्स का हम जो है हाइब्रिड बनाएंगे ताकि हमारी जो प्लांट की जो आगे आने वाली जनरेशन्स हो उनमें क्वालिटीज़ अच्छी हों. ठीक है, मान लो एक प्लांट है उसके अंदर कोई क्वालिटी हमें पसंद है और दूसरा प्लांट है उसकी दूसरी क्वालिटी हमें पसंद है, तो अगर हम हाइब्रिड बना लेंगे, इनका फर्टिलाइजेशन करवा देंगे तो हमारे पास दोनों क्वालिटीज़ आ जाएंगी, हाइब्रिड बन जाएगा दोनों क्वालिटीज़ का. तो इसीलिए ये होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. आर्टिफिशियल तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे ताकि हमारा जो क्रॉप है उसमें इम्प्रूवमेंट आए. इसको हम बोलेंगे क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम भी बोल सकते हैं. क्रॉसिंग बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज एंड डिफरेंट जेनेरा टू कंबाइन डिजायरेबल कैरेक्टर्स टू प्रोड्यूस कमर्शियली सुपीरियर वेराइटीज़. मतलब कमर्शियल पर्पज़ के लिए ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सुपीरियर वेराइटीज़ आएँ प्लांट की, क्रॉप की, इसलिए हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं. अभी होती कैसे है देखो, इमैस्कुलेशन या बैगिंग, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग ये हम देखेंगे, इसके थ्रू हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे. इमैस्कुलेशन में क्या होता है, पहला इसमें हम पॉइंट लेते हैं कि मान लेते हैं हमारा फ्लावर बाइसेक्सुअल है, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल एंड फीमेल प्रेजेंट है. ऑलराइट, तो पहले हम करेंगे इमैस्कुलेशन. इमैस्कुलेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम द फ्लावर बड बिफोर द पोलन रिलीज. ठीक है, एंथर में से अभी पोलन का रिलीज नहीं हुआ है, उससे पहले ही हम एंथर्स को वहाँ से हटा देंगे. तो ये हो गया इमैस्कुलेशन. ये देखो यहाँ पर इमेज में, ये लेट मी जूम इट आउट. यहाँ पर इमेज में देखो, ये यहाँ पर हम स्टेमन्स को हटा दे रहे हैं, एंथर्स को हटा दे रहे हैं. ओके, दिस इज इमैस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम द फ्लावर बड बिफोर द पोलन रिलीज. नेक्स्ट इज बैगिंग. बैगिंग में क्या करेंगे हम, आफ्टर इमैस्कुलेशन फ्लावर्स आर कवर्ड विद सूटेबल साइज बैग नॉर्मली मेड अप ऑफ बटर पेपर. तो बटर पेपर के बैग आते हैं, उनसे अब हम हमारे फ्लावर को ढक देंगे. हमने एंथर रिमूव कर दिए. ठीक है, पोलन रिलीज नहीं हुए थे अभी तक, स्टिग्मा के ऊपर एक भी पोलन लैंड नहीं किया था. ठीक है, तो अब हमने एंथर हटा दिए थ्रू इमैस्कुलेशन और अब हम बैगिंग कर रहे हैं. उस जो हमारा पूरा फ्लावर है उसको एक जो है बटर पेपर से उसको कवर कर दे रहे हैं, बटर पेपर बैग से. तो इससे क्या होगा कि बाहर से भी कोई पोलन इधर उधर से स्टिग्मा के ऊपर आकर नहीं रिसीव होगा, स्टिग्मा रिसीव नहीं करेगा उसको, क्योंकि अब उसके ऊपर बैग लग चुका है, पेपर बटर पेपर बैग. तो पॉसिबल ही नहीं है कि बाहर से भी कोई एंथर आके पोलन आके उसके ऊपर लैंड करे. सो दिस कैन प्रिवेंट फ्रॉम अनवांटेड पोलन. अनवांटेड पोलन नहीं स्टिग्मा रिसीव करेगा. सो दिस वाज इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग. तो ये हमने देख लिया बाइसेक्सुअल फ्लावर में हम ऐसा कर सकते हैं. अगर हमारा फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो इमैस्कुलेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है, क्योंकि फ्लावर में या तो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा. तो एंथर्स नहीं है जिस फ्लावर के अंदर, तो एंथर्स को रिमूव कहाँ से करेंगे हम. तो इसके अंदर ये स्टेप बिल्कुल ये नहीं होगा इमैस्कुलेशन का. बाकी बैगिंग होगा इसके अंदर, सेम एज इट इज जो हमने बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर किया था. When stigma attains receptivity, mature pollen grains collected from anthers of the male parent and dusted on the stigma, the flowers are rebagged and the fruits are allowed to develop. ठीक है, जब स्टिग्मा रिसेप्टिविटी अपनी गेन कर लेगा तो मैच्योर पोलन ग्रेन जैसे ही हम उसके ऊपर डालेंगे कलेक्ट करके तो वो जर्मिनेट कर जाएगा और हमारा फ्रूट का फर्दर डेवलपमेंट हो जाएगा. तो मतलब हम वेट करेंगे, जैसे ही हमारा स्टिग्मा रिसेप्टिव होगा हम अपने डिज़ायरेबल प्लांट से पोलन कलेक्ट करके उसके ऊपर डालेंगे और फिर उनका फर्दर जर्मिनेशन होगा, हमारा फ्रूट जर्मिनेशन होगा, फ्रूट डेवलपमेंट होगा. तो ऐसे हम करते हैं ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, कि अपनी मनपसंद क्वालिटीज़ कैसे प्लांट के अंदर हम लाएं, कैसे दो प्लांट की अलग अलग अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हम एक साथ जोड़ के एक बढ़िया क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत एक अच्छी ब्रीडिंग करवाएं.
नेक्स्ट इज पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। अब पोलन जो है हमारा स्टिग्मा के ऊपर पहुंच चुका है, तो अब पोलन ट्यूब का कैसे फॉर्मेशन होगा, क्योंकि हमें पोलन को ले जाना है ओव्यूल में, वहीं पर फर्टिलाइजेशन होगा हमारा। तो देखते हैं अब कैसे ये जाता है ओव्यूल तक। पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कैसे होगा। पोलन ग्रेन शेड एट 2 सेल स्टेज। अब हमने देखा था पहले भी कि ज़रूरी नहीं है कि वो 3 सेल स्टेज पे ही जो है पोलन हमारा शेड हो सकता है 2 सेल पे हो गया हो सकता है 3 सेल पे हो गया हो। तो इसमें कंडीशन देखते हैं, मान लेते हैं अगर 2 सेल स्टेज के ऊपर हमारा पोलन शेड हुआ है तो क्या होगा, वेजिटेटिव सेल होगा एक उसमें से और दूसरा होगा जनरेटिव सेल। 2 सेल हैं, एक वेजिटेटिव सेल और दूसरा जनरेटिव सेल। तो ये जनरेटिव सेल क्या होगा, 2 मेल गैमेट बनाएगा फर्दर। कब बनाएगा, अभी तक तो नहीं बनाए थे इसने, ठीक है। जब ये लैंड किया स्टिग्मा के ऊपर तब तो सिर्फ 2 ही सेल थे, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। बट पोलन ट्यूब ग्रोथ इन स्टिग्मा, जैसे जैसे हमारी पोलन ट्यूब बनने लगेगी ना, स्टिग्मा के अंदर जाने लगेगी, ठीक है, तो वैसे वैसे हमारा ये जनरेटिव सेल डिवाइड करेगा और 2 मेल गैमेट बना देगा। देखो यहाँ पर ये हमारा आया था पोलन, ठीक है, विच वॉज ऑफ 2 सेल्स, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। तो ये जो जनरेटिव सेल था ये फर्दर जब इसका पोलन ट्यूब फॉर्मेशन हुआ तो ये अंदर जाके ये इसने 2 मेल गैमेट बना लिए, ठीक है। जनरेटिव सेल ने 2 मेल गैमेट बना लिए, वेजिटेटिव सेल हमारा एज इट इज है यहाँ पर। आई होप दिस इज क्लियर, ध्यान से सुनो बिल्कुल। ओके, अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं जिसके अंदर कि हमारा पोलन ग्रेन शेड एट 3 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज के ऊपर शेड हुआ है, मतलब कि 2 मेल गैमेट है और एक वेजिटेटिव सेल है। तो ये जो 2 मेल गैमेट हैं दे विल बी कैरिड बाय पोलन ट्यूब फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब स्टार्टिंग से ही पोलन ट्यूब के अंदर ये प्रेजेंट है, स्टार्टिंग से ही ये 2 मेल गैमेट प्रेजेंट है, बाद में डिवाइड होके नहीं बने हैं। जैसे पहले हमने इसमें देखा, इस केस में ये 2 मेल गैमेट बाद में डिवाइड होके बने थे थ्रू जनरेटिव सेल। जैसे जैसे पोलन ट्यूब हमारी अंदर स्टार्ट हुई थी फॉर्मेशन इसका, वैसे ही हमारा ये जनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट में डिवाइड हो गया था। बट यहाँ पर इस केस में क्या है, ऑलरेडी 3 सेल स्टेज है, हमारे पास ऑलरेडी 2 मेल गैमेट्स हैं और एक वेजिटेटिव सेल है। तो यहाँ पर ये पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो रही है, ये 2 मेल गैमेट हैं और ये हमारा, ठीक है। अब डबल फर्टिलाइजेशन समझते हैं। ओके, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, देखो पोलन ट्यूब एंटर इनटू वन ऑफ द साइनर्जिड्स। अब हमारे जो साइनर्जिड सेल्स थे ना, उनमें से एक साइनर्जिड के थ्रू हमारा पोलन ट्यूब एंटर करेगी ओव्यूल के अंदर और रिलीज ऑफ 2 मेल गैमेट्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ साइनर्जिड्स। साइनर्जिड्स के अंदर आया, एक साइनर्जिड्स के अंदर हमारा जो है पोलन ट्यूब आई, दोनों मेल गैमेट्स हमारे रिलीज हुए वहाँ पर, और क्या हुआ यहाँ पर रिलीज ऑफ 2 मेल गैमेट्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ साइनर्जिड। ध्यान रखना यहाँ पर ये साइनर्जिड के, वो भी एक साइनर्जिड के साइटोप्लाज्म में हमारे दोनों मेल गैमेट रिलीज हुए हैं। फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमेट विद एग सेल न्यूक्लियस। अब जो 2 मेल गैमेट रिलीज हुए हैं उसमें से एक मेल गैमेट जो है हमारा एग सेल के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर जाएगा और इसको हम बोलेंगे सिनगैमी, फॉर्मिंग डिप्लॉयड सेल दी जाइगोट। जाइगोट कैसे बन रहा है, हमारे जो 2 मेल गैमेट आए उसमें से एक मेल गैमेट हमारा किसके साथ फ्यूज कर रहा है, एग सेल के न्यूक्लियस के साथ। तो एग सेल के न्यूक्लियस का फ्यूजन विद वन ऑफ द मेल गैमेट न्यूक्लियस, इसको हम बोल रहे हैं सिनगैमी, ठीक है। डिप्लॉयड सेल बनेगा जिसको हम बोलेंगे जाइगोट। नेक्स्ट क्या होगा, जो दूसरा मेल गैमेट है वो जो 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं ना सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, तो उनके साथ हमारा दूसरा मेल गैमेट फ्यूज कर जाएगा और इसको हम बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। दिस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ है, 2 ऑलरेडी प्रेजेंट थे, एक हमारा मेल गैमेट गया तो ट्रिपल फ्यूजन हो गया। आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन सेंट्रल सेल बिकम्स द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ट्रिपल फ्यूजन के बाद जो हमारा जो सेंट्रल सेल होता है ना वो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाता है, PEC, और ये एंडोस्पर्म में डेवलप करेगा आगे चल के। देन जायगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, ठीक है। जायगोट जो हमारा बना है उससे एम्ब्रियो बन जाएगा। तो आपकी एक एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई है, इसको एक बार हम देख लेते हैं। दैट इज pollen tube after reaching the ovary enters the ovule through the micropyle and then enters one of the synergids through the filiform apparatus। जैसे ही हमारा माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से हमारा जो पोलन ट्यूब है वो एंटर करेगी किसमें, ओव्यूल में। कहाँ पे जाएगी, सबसे पहले देखो ये हमारा साइनर्जिड है,
ये हमारा फिलीफोम अपैरेटस है। तो फिलीफोम अपैरेटस बोला जाता है कि फिलीफोम अपैरेटस का काफ़ी हद तक रोल होता है हेल्प करने में, गाइड करने में। जो पोलन ट्यूब आ रही है उसको साइनर्जिड के जो पास जो गाइड करके लेकर आती है उसको बोलते हैं हम फिलीफोम अपैरेटस, बोलते हैं फिलीफोम अपैरेटस का रोल होता है इन गाइडिंग पोलन ट्यूब टुवर्ड्स साइनर्जिड। तो ये फिलीफोम अपैरेटस है यहाँ पर, ये हमारा पोलन ट्यूब है। यहाँ से हमारे ये दोनों मेल गैमेट्स हैं, ये पोलन ट्यूब जर्मिनेट कर रही है साइनर्जिड सेल के अंदर, ये देखो। और अब एक जो मेल गैमेट था वो हमारा फ्यूज करेगा एग सेल के अंदर, दिस इज एग सेल। ये दूसरा क्या दिखा रखा है यहाँ पर, दिस इज एग सेल, एग न्यूक्लियस। तो ये एग न्यूक्लियस है, यहाँ पर ये हमारा मेल गैमेट जाएगा एग न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा और जाइगोट बना देगा। और जो दूसरा जो हमारा मेल गैमेट था वो जाएगा पोलन न्यूक्लियाई के पास, जो दो हमारे पोलर न्यूक्लियाई हैं उनके पास जाएगा दूसरा मेल गैमेट और ट्रिपल फ्यूजन होगा वहाँ पर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है और आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया है। यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो, अब फर्टिलाइजेशन हो चुका है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोला हमने, क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ है। एक बार एग सेल के न्यूक्लियस के साथ हुआ है, दूसरा 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ हुआ है। तो 2 बार हुआ है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास ये बन गया फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सेक। यहाँ पर हमारे साइनर्जिड्स जो थे वो डिजनरेट कर जाएंगे, एंटीपोडल्स जो थे वो भी डिजनरेट कर जाएंगे, और ये बन गया हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN, एंड दिस इज प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, और ये यहाँ पर है हमारा जाइगोट विच इज़ 2N। तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कैसे हमने ये फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन देखा है, ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, आप एक बार इसको पढ़ोगे आपको समझ में आएगा, फिर आप एक बार खुद से ट्राई करना रिपीट करने का। ठीक है, तो आई होप दिस इज़ क्लियर, दिस इज़ प्रिटी ईजी टू अंडरस्टैंड, और मैंने पूरी ट्राई की। अगर आपको कोई डाउट रहा भी होगा तो अब क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू ऑल। और अगली वीडियो में मैं ये चैप्टर बिल्कुल ख़त्म कर दूंगी। ख़त्म तो आज ही करना था, बट देन ये थोड़ा समझाने में टाइम लग गया, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एंड यू आर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूँ आपकी मिस ना हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन नॉलेज आपकी छूटे ना रिलेटेड टू बायोलॉजी ऑफ क्लास 11th and 12th। थैंक यू।